Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the Hello friends and learners, welcome to my channel Gleaming Grammar. I hope you must be doing great. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. If you are visiting my channel for the very first time, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. This video is going exclusively for the aspirants. उन aspirants के लिए ये वीडियो है who are going to appear in पंजाब नेशनल सब स्टाफ टू क्लैरिकल प्रमोशन एग्ज़ाम, जो कि कंडक्ट होने जा रहा है ऑन 28 जनवरी 2024. डेफिनेटली ये डेट आप सभी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज दिस डेट definitely can change your life. Now we are just going to do here the preparation to win. जो एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम में पहले भी अपीयर हो चुके हैं, दे मस्ट बी अवेयर, उनको इस बात की जानकारी होगी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें से 85 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम्प्लीटली रिलेटेड होते हैं टू द बैंक कंटेंट. इट मीन्स बैंक्स रिलेटेड जितने भी टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स इंग्लिश. यस, नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो इंग्लिश होता है, जो ऑलमोस्ट 15 मार्क्स की आती है. ये मैं आपको मिनिमम मार्क्स बता रही हूँ. जो पहले अपीयर हो चुके हैं उनको डेफिनेटली इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान होगा कि समटाइम्स दे डू स्विच, यानी कि कभी कभी वो ऐसा भी करते हैं कि आपको 83 और 84 मार्क्स का बैंक कंटेंट देंगे. इट मीन्स बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे एंड दे कैन इंक्रीज दिस पोर्शन. इट मीन्स इंग्लिश को वो थोड़ा सा और इंक्रीज भी कर देते हैं, कभी कभी 16 to 17 मार्क्स की भी इंग्लिश दे देते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे एक एक मार्क को लेकर के कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है, सिलेक्शन हो भी रहा है और रुक भी रहा है, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आपके लिए 15 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते होंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अप टू 28 जनवरी मैं जितनी भी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर डाल रही हूँ वो आपको तुरंत से मिले. एंड व्हेन यू आर इवन एट द बैंक, आई नो कि आप सभी वर्किंग हैं और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो ओवर हो चुका है, तो अभी आप डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं बैंक में. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बैंक में बैठ के और अपने वर्क प्लेस पे कभी कभी हम गॉसिपिंग भी करते हैं, एंड एट दैट प्लेस हम डेफिनेटली बुक लेकर के नहीं पढ़ सकते बिकॉज इट सीम्स अ बिट ऑकवर्ड ऑल्सो. तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन है आपके लिए कि आप ईयरपॉड्स या हेडफोन लगाएं, आपका लंच ब्रेक है या आपको कोई शॉर्ट ब्रेक मिला है इन बिटवीन, और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और ये आप ही के बेटरमेंट के लिए है. सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और आपका जो बैंकिंग कंटेंट है उसको भी आप अदर वेबसाइट्स पे जाके वॉच करते रहें ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट हो जाए. नाउ लेट्स सी कि इंग्लिश का जो कंटेंट है 15 to 18 और 19 मार्क्स इट कैन बी ऑल्सो, उसमें क्या क्या आता है. सो बेसिकली अनसीन पैसेज जो कि मस्ट है. नाउ इट डिपेंड्स कि समटाइम्स दे गिव यू 1 अनसीन पैसेज और कभी कभी वो आपको 2 अनसीन पैसेजेस भी दे देते हैं. अनसीन पैसेज बेसिकली एक आपको पैराग्राफ देंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को चूज़ करना होगा. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं अरेंज द सेंटेंसेज इन ऑर्डर. इट मीन्स वो आपको 5 to 6 सेंटेंसेज देंगे जिसमें आपको उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है. सो दे कैन गिव यू ABCDE. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एंटोनियम, सिनोनियम, सिंगुलर एंड प्लूरल. और पार्ट जो थर्ड होता है, बेसिकली थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो वोकैब से रिलेटेड होते हैं. इट मीन्स वोकैबुलरी. मेरे चैनल पे आने वाले 10 to 12 डेज़ में आपको कॉन्स्टेंटली ये सारे ही टॉपिक्स कवर करने के लिए मिलेंगे. सो काइंडली कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़ सो दैट आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए. नाउ इन दिस वीडियो और इन टुडेज़ वीडियो, क्योंकि मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया है कि किस तरीके का पेपर होता है और कितने मार्क्स की इंग्लिश आती है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड आई होप कि आप अपनी जो आपकी प्रैक्टिस बुक है पथ प्रदर्शक उससे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो आज हम अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है और कैसे मैक्सिमम मार्क्स उसमें पिक करने हैं और गेन करने हैं वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे और डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी. बेसिकली जो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो फर्स्ट स्टेप होता है स्किमिंग. स्किमिंग बेसिकली एक क्विक रीडिंग होती है जिसमें आपको जो पैराग्राफ दिया होता है उसको फटाफट से आपको रीड करना होता है. बट जो एक एस्टिमेशन टाइम आपको दिया जा रहा है उस अकॉर्डिंग अगर आप स्लो रीडिंग भी करेंगे, इट मीन्स अगर आप प्रॉपर स्लो रीडिंग भी करेंगे
दैट वुड बी इनफ फॉर यू। आप आराम से भी रीड कर सकते हैं बिकॉज आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। देन द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ एलिमिनेशन। नाउ एलिमिनेशन क्या होता है? बेसिकली रिमूविंग समथिंग। अगर आपने बिग बॉस देखा है तो बिग बॉस में भी एलिमिनेशन चलता है। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एक कॉन्टेस्टेंट को उठाते हैं और उसको हाउस से बिग बॉस के घर से रिमूव कर देते हैं, राइट। सो हमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड जब हम वर्किंग होते हैं तो हम थोड़ा सा स्टडीज़ से अपने डाइवर्ट हो जाते हैं और रेंडमली अगर हमें किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना पाता है तो जितने अच्छे हम एज अ स्टूडेंट थे उतने अच्छे हम एक एम्प्लॉय होके कभी कभी उतना अच्छा शोकेस नहीं कर पाते हैं अपने स्किल्स को। सो दैट्स कम्प्लीटली ओके, ऐसा सबके साथ होता है। इसीलिए हमें छोटी छोटी ट्रिक्स और टिक्स को भी, टैक्टिक्स को भी यूज़ करना है। सो लेट्स सी, अब मैं आपको एक पैसेज शो करूँगी और हम इस पैसेज में जितनी भी हमने ट्रिक्स एंड जितने भी हमने स्टेप्स अभी पीछे सीखे विच व एलिमिनेशन एंड द सेकेंड वन वॉज स्किमिंग और रीडिंग, हम उनको फॉलो करेंगे। तो एज आई टोल्ड यू कि फर्स्टली वी शुड स्टेप वन इज स्किमिंग, यानी कि हम रीडिंग करेंगे। ऑल राइट, तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपकी रीडिंग स्किल थोड़ा स्लो है, ताकि आप बहुत अच्छे से उस पैसेज को रीड करें। अदरवाइज you can read with flow also, it depends on you. I'm just going to read it out for you. Once there was a miser who sold all his possessions. एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगी कि अगर आपका वोकैब बहुत अच्छा नहीं है, अगर आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो आप कुछ चीज़ों को एसोसिएट भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है पजेशन, वो आपका एक बैंक टर्म ही है, जिससे आप समझ गए होंगे कि पजेशन मीन्स जिस भी चीज़ पर हमारा अधिकार होता है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, हु पजेस दिस हाउस, इस हाउस का ऑनर कौन है? सो डेफिनेटली यू कैन से आई एम द ऑनर, इट मीन्स आई पजेस दिस हाउस। सो पजेशंस हमारी सारी वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं। वंस एक बार एक माइजर था, माइजर एक कंजूस होता है, हु सोल्ड जिसने बेच दी, ऑल हिज पजेशंस जितनी भी उसकी वैल्यूएबल थिंग्स थी, इट कैन बी अ हाउस, इट कैन बी ज्वेलरी, इट कैन बी कार और एवरीथिंग। अब उसने क्या किया? विद द मनी, विद दैट मनी, जो उसको वहाँ से मनी मिला, बॉट अ ग्रेट लंप ऑफ गोल्ड, उसने एक लंप एक अनइवन शेप का गोल्ड होता है, उसको उसने परचेज किया। देन ही डग अ डीप होल एट द एज ऑफ द गार्डन, उसके बाद उसने अपने गार्डन के किनारे में एक बहुत ही डीप, एक गहरा सा होल किया। एंड देयर ही बैरिड हिज गोल्ड, और उसके बाद में उसने उस गोल्ड को वहाँ पे दबा दिया। वंस अ डे देयर आफ्टर द माइजर वेंट टू द गार्डन, दिन में एक बार, वंस अ डे मीन्स दिन में एक बार, माइजर वहाँ पर जाता था गार्डन में। डग अप हिज गोल्ड एंड एम्ब्रेस्ड इट लविंगली, उस गोल्ड को खोदता था, उसको अपने गले से लगाता था और प्यार करता था। वन ऑफ द माइजर्स वर्कमैन वंडर्ड, जो माइजर था उसका एक वर्कमैन था, यानी कि उसका एक नौकर था, उसको बहुत ही वंडर हुआ, यानी कि वो बहुत ही उसको आश्चर्य हुआ दैट वाई हिज मास्टर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन, कि आखिर मेरा जो मालिक है ये इतना ज़्यादा समय गार्डन में क्यों व्यतीत करता है, व्हाट इज़ द रीज़न। देन वन डे, एक दिन उसने क्या किया, ही हिड मीन्स छुपना, हाइड जिसको हम बोलते हैं, ही हिड बिहाइंड अ ट्री, वो एक ट्री के पीछे छुप गया। एंड सून डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ अ हिडन ट्रेजर, और बहुत ही जल्दी उसने खोज लिया, क्या खोज लिया, डिस्कवर मीन्स खोज लिया, सीक्रेट ऑफ हिडन ट्रेजर, यानी कि जो हिडन ट्रेजर था, यानी कि जो लंप ऑफ गोल्ड था माइजर का, उसका जो सीक्रेट था, उसका जो रहस्य था, वो उसको पता चल चुका था वर्कमैन को। दैट नाइट व्हेन द माइजर वॉज फास्ट अस्लीप, उसी रात जब कंजूस आदमी और वर्कमैन का मालिक भी आप बोल सकते हैं बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, वर्कमैन क्रैप्ड इनटू द गार्डन, वो गार्डन में आया एंड स्टोल द लंप ऑफ गोल्ड, और उसने फाइनली वो लंप ऑफ गोल्ड चुरा लिया। When the miser found that his gold was gone, जब नेक्स्ट डे माइजर को ये पता चला कि उसका सोना जो है वो जा चुका है, चोरी हो चुका है, he tore his hair and cried aloud in despair, वो अपने बालों को खींचने लगा, तोड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा एक निराशा में। A neighbor came running to see what the matter was, तभी उसका पड़ोसी उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आया। And the grief stricken miser told him what had happened, और उसके बाद जो सदमे में माइजर वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने सारी कहानी अपने नेबर को बताई कि उसके साथ क्या हुआ। देन द नेबर सेड, उसके बाद जो नेबर था उसने उसको बोला, गो एंड फाइंड अ स्टोन, जाओ और जाकर एक पत्थर ले आओ, प्लेस द स्टोन इन द होल एंड इमेजिन दैट इट इज़ योर लंप ऑफ गोल्ड,
और जिस जगह पर तुमने अपना सोना गाढ़ा हुआ था उसी जगह पर इस स्टोन को बैरी कर दो, गाड़ दो। द स्टोन विल सर्व योर पर्पस, क्योंकि स्टोन जो है वो भी तुम्हारा पर्पस सॉल्व कर सकता है। फॉर यू नेवर मेंट टू यूज़ द गोल्ड एनी वे, क्योंकि उस गोल्ड को भी तुम कभी यूज़ तो करने वाले नहीं थे, बिकॉज यू आर सो माइजर, तुम इतने कंजूस हो, तो ना ही तुम उस गोल्ड को यूज़ करने वाले थे और ना ही तुम इस स्टोन को यूज़ करोगे। तो तुम्हारा पर्पस तो सिर्फ ये है कि यहाँ पर कुछ गड़ा होना चाहिए। सो जस्ट डिग अ होल एंड बैरी अ स्टोन, एक स्टोन गाड़ दो। टू अ माइजर वॉट ही हैज़ इज ऑफ नो मोर यूज देन वॉट ही हैज़ नॉट, एक माइजर के लिए जो उसके पास है वो भी किसी काम का नहीं है और जो उसके पास नहीं है ना ही वो किसी काम का है। सो आई होप अब मैंने आपको स्कीमिंग करके दिखा दिया, दो इट इज़ नॉट अ स्कीमिंग, ये बहुत ही डीप रीडिंग मैंने की है, बट आप भी डीप रीडिंग करें, क्योंकि आई नो कि जो स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली आपकी जो प्रैक्टिस बुक है उतना ईजी भी नहीं होगा, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा जितना कि अदर कंपैटिटिव एग्जाम्स में आता है। इट विल बी एवरेज, तो आप एक नॉर्मल पेस पे रीडिंग कर सकते हैं। अब हमारी ट्रिक नंबर 2 आती है, विच इज़ एलिमिनेशन। अब हमें एलिमिनेट करना है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम एलिमिनेशन ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। अब हमने यहाँ पे रीडिंग कर ली है, तो आपको भी डेफिनेटली एक आइडिया हो गया होगा कि इस पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हुई है। दो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन हिंदी, बट आप जब प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि आप उसको खुद से समझें। नेक्स्ट पैसेज जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी तो डेफिनेटली मैं उसको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सो दैट आपको आपका रियल स्कोर पता चल पाए। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द माइजर गेट द लंप ऑफ गोल्ड, माइजर को जो लंप ऑफ गोल्ड था वो कैसे मिला। सो लेट्स सी। By selling all he had while digging the garden from his ancestors, from his neighbor. Now you tell me कि ऐसी कोई ancestor जैसा वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है कि उसको अपने पूर्वजों से मिला? No. तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। अब हमने ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दिया। मैं आपको फिर से बताऊंगी कि एलिमिनेशन ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि एलिमिनेशन करने से हम एटलीस्ट 50% एक्यूरेसी पे पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ करते हैं तो हम बहुत इजीली 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं और हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, जिससे हमारे आंसर करेक्ट होने के 50% चांसेस ऑलमोस्ट हो जाते हैं। और 50% चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डेफिनेटली 25% से तो ज़्यादा ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। जो जो ऑप्शंस आपको लगता है बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, सूटेबल नहीं है, उनको हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, फ्रॉम हिज नेबर। आपने यहाँ देखा होगा कि नेबर तो बिल्कुल लास्ट में आया है, उसके आने से, उसकी एंट्री से पहले ही गोल्ड जो है वो चोरी हो चुका था। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट है, हम उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। वाइल डिगिंग द गार्डन, जब वो गार्डन डिग कर रहा था तब उसको मिला? नो, तब भी नहीं मिला। कब मिला? बाय सेलिंग ऑल ही हैड। यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा कि द माइजर सोल्ड ऑल हिज पोजेशंस, उसने अपने सारे जितनी भी वैल्यूएबल थिंग्स थी उसको बेच दिया। एंड विद द मनी, उस मनी से उसने बॉट अ ग्रेट लंप ऑफ गोल्ड, उस पैसे से उसने परचेज किया ग्रेट लंप ऑफ गोल्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई होप आपको एलिमिनेशन ट्रिक समझ आ गई होगी कि हमें कैसे यूज़ करनी होती है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड द माइजर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन, माइजर जो था वो इतना ज़्यादा समय क्यों स्पेंड करता था गार्डन में। ही वॉज अ नेचर लवर, आपको लगता है कि वो नेचर लवर था? ऐसा कहीं पे यूज़ हुआ है पैराग्राफ में कि जो माइजर था वो नेचर लवर था, उसको नेचर से बहुत प्यार था? नो। तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट, ही लाइक्ड वॉचिंग चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। क्या हमने पैराग्राफ में कहीं भी ऐसा पढ़ा जहाँ पे कुछ भी ऐसा पॉइंट हो कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं और माइजर उनको देख रहा है, बहुत खुश हो रहा है देख के? नो। तो हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, हमें इस पर ब्रेन नहीं पुट करना अपना बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर सी, टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर, अपने जो उसका हिडन ट्रेजर था, खजाना था, उसका ध्यान रखने के लिए। और ऑप्शन डी, टू चेंज द प्लेस ऑफ हिज लंप ऑफ गोल्ड, या फिर वो अपनी जो लंप ऑफ गोल्ड था उसकी जगह चेंज करना चाहता था। तो ऑफकोर्स इसमें आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऐसी भी कहीं बात नहीं हुई है टू चेंज द प्लेस ऑफ हिज लंप ऑफ गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन नंबर सी हमारा रिमेन रहता है, दैट इज टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर, वो उसका ध्यान रखना चाहता था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका सी या डी ही ऑप्शन करेक्ट हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार एस्पिरेंट्स के साथ, कि वो जैसे ही करेक्ट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, वो तुरंत से उसको टिक कर देते हैं। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है।
वी हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस, आपको चारों ही ऑप्शंस रीड करने हैं, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन ए करेक्ट हो लेकिन जो बी है या सी है वो उससे भी ज़्यादा यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट सूटेबल को चूज़ करना है, सूटेबल को चूज़ नहीं करना है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप हमेशा ऑप्शंस चारों के चारों प्रॉपरली रीड करें, यानी कि जल्दबाजी में कोई भी ऑप्शन छोड़े ना। नेक्स्ट एंड द थर्ड क्वेश्चन इज बाय whom was the gold stolen? A thief, his neighbor, the miser's workman, the miser himself. अब आप मुझे बताइए कि आप अपना गोल्ड कभी खुद चुरा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो डी तो बिल्कुल इलॉजिकल है, तो हम इसको कट कर देंगे। द माइजर्स वर्कमैन, इसको अब अभी हम होल्ड करेंगे, एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। हिज नेबर, उसके पड़ोसी ने, तो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया कि नेबर की एंट्री ही तब हुई थी जब तक गोल्ड चोरी हो चुका था, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अ थीफ, थीफ की कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, तो थीफ भी हमारा रॉन्ग है। सो आंसर सी, द माइजर्स वर्कमैन, क्लियरली मेंशन भी है पैराग्राफ में, अगर आप रीड करेंगे कि माइजर के जो वर्कमैन था उसने गोल्ड स्टील किया था। मैं इतने डिटेल में इसीलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज आई नो कि कुछ एस्पिरेंट्स और कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बहुत डिटेल में इंग्लिश की नॉलेज ना हो, तो मैं आपको इसीलिए बहुत ही बेसिक से लेवल पे करा रही हूँ ताकि आप इजीली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। Now see the question number 4. The neighbor advised the miser to put a stone in the hole because नेबर ने क्यों एडवाइस करा माइजर को कि वो उस होल में एक स्टोन रख दे, अगर गोल्ड चोरी हो गया है तो उसकी जगह एक स्टोन रख दे। बिकॉज गोल्ड इज लाइक अ स्टोन ओनली, क्योंकि जो गोल्ड है वो स्टोन के जैसा ही होता है। द माइजर वुड नेवर यूज द गोल्ड, हैंस नो डिफरेंस बिटवीन द टू। अब आप यहाँ पे देखिए ए और बी, आपको दोनों ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे होंगे, राइट? तो अभी हम दोनों को होल्ड करते हैं और हम पहले एलिमिनेट करके एटलीस्ट 2 तक पहुँचेंगे, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होने चाहिए टू रीच टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, तो पहले एलिमिनेट करेंगे। सी द ऑप्शन सी, द स्टोन विल बिकम गोल्ड आफ्टर सम टाइम। आपको इस सेंटेंस में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं दिख रहा होगा कि अगर आप स्टोन को बैरी करेंगे तो वो कुछ टाइम बाद गोल्ड बन जाएगा। तो ऑफकोर्स आपका ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन डी फॉर अ वाइज मैन गोल्ड एंड स्टोन हैव इक्वल वर्थ। ऑप्शन डी में कहा गया है कि वाइज मैन के लिए गोल्ड और स्टोन की इक्वल वर्थ होती है। तो डेफिनेटली हम बार बार माइजर की बात कर रहे हैं, वाइज मैन की कोई भी बात पैराग्राफ में नहीं हुई है। तो सी और डी हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी जो मैंने आपको रिसेंटली बताया कि अगर आप देखते हैं गोल्ड इज़ लाइक अ स्टोन ओनली, कभी कभी जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं और हमें लगता है हाँ बिल्कुल यही आंसर है, और हम तुरंत से टिक कर देते हैं और अपने रिमेनिंग ऑप्शंस नहीं पढ़ते। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तो ए ऑलमोस्ट अप्रोप्रिएट है बट नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आप बी ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि येस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द माइजर वुड नेवर यूज द गोल्ड, क्योंकि जो माइजर है वो गोल्ड कभी भी यूज़ नहीं करता, हैंस इसीलिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम ए को एलिमिनेट करेंगे एंड हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ सी द नेक्स्ट वन। Though I have shown you the answer, but if you still having time, so you try to solve the answer by yourself. What did the miser do when he got to know his gold was gone? तो इसमें भी आपको एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ करनी है। He started singing, फर्स्ट वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा। He started crying, डेफिनेटली वो रो रहा था। He started tearing his hair, उसने अपने बालों को उखाड़ना शुरू कर दिया था। So that's why both second and third, it means C and D हमारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स अगर किसी का कुछ चोरी हो गया है तो वो गाना तो बिल्कुल नहीं गाएगा। सो ए ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड। आपके बी और सी करेक्ट है जो कि डी ऑप्शन में दिए गए हैं। आई होप you must have liked my video. If you have enjoyed and liked the content, kindly comment in the comment box. और आप मुझे comment box में ये भी बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश का जो content है उसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं और आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा दे सकूं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।